साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, ट्रेडमार्क कानून में आज एक इम्पॉर्टेंट अध्याय हम पढ़ेंगे जो कि जुड़ा हुआ है सर्च एंड सीजर से। सर्च मीन्स किसी प्रेमाइसिस में एंटर करना और जो आर्टिकल इंक्रिमिनेटिंग है उसको ढूंढना, उसको कहेंगे सर्च। और सीजर क्या है, अगर वो आर्टिकल मिल गया है और उससे आपका संबंध दिखाई देता है और वो आर्टिकल जुड़ा हुआ है क्राइम से, तो उसको अथॉरिटीज़ जो है वो सीज भी कर सकती है। साथियों, वर्तमान कानून में सेक्शन 105 BNSS एंड सेक्शन 185 BNSS डील करता है सर्च एंड सीजर से। इसके अलावा ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर भी ये प्रोटोकॉल जो है दिए गए। इसके अलावा जो CRPC अस्तित्व में थी उसकी धारा 100 इस तरह के प्रोटोकॉल से डील करती है। साथियों, बेसिकली सर्च एंड सीजर का एक प्रोटोकॉल है कि ऑफिसर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, दूसरी बात ऑफिसर मस्ट बी ऑथोराइज, और इसके साथ साथ 2 गवाह जो कि होने चाहिए इंडिपेंडेंट एंड मस्ट बी फ्रॉम लोकेलिटी, वो उपस्थित होने चाहिए। अगर ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट नहीं किए जा रहे जो कि जनरल प्रोटोकॉल हैं, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो है वो अफेक्ट होती हैं और एक डाउट जो है वो क्रिएट होता है। हालांकि ये ग्राउंड नहीं है डिस्चार्ज का, है क्वेश्चन का, पर ट्रायल को विस्टिट करने के लिए ये स्थितियाँ पर्याप्त है। क्लियर है साथियों, सर्च एंड सीजर कैसे होता है ट्रेडमार्क में और कैसे पुलिस जो है हमें हैरेस करती है, इसकी जानकारी जो है हमें नहीं होती है, जिसका फ़ायदा जो है ये लोग उठाते हैं, हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कई बार ये भी होता है कि हमसे कोई ना कोई वसूली जो है वो की जाती है जो कि हम देना नहीं चाहते हैं। तो करें क्या, राइट्स कानून में क्या है और कैसे अपनी प्रेमाइसिस को, अपने बिजनेस को और अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द अनलॉफुल एक्शंस बाय द पुलिस अथॉरिटी, जो कि यूजुअली जो है ले लेते हैं बाय हैविंग हैंडिंग ग्लव विद बिग शॉट्स। क्लियर है। तो साथियों, जो बात आज मैं डिस्कस करूंगा ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। जजमेंट है मिहिर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, जिसका पिटिशन नंबर है 694/2014, और जो कंसर्न ऑर्डर है ये पारित हुआ है 31 जुलाई 2013 को। साथियों, यहाँ पर जो आरोपी है उसकी एक दुकान है, और आपकी भी कोई ना कोई जो है दुकान तो होगी। इसकी दुकान थी ऑटो पार्ट्स की, उसका नाम है ऋषभ ऑटोमोबाइल्स, और आपकी भी कोई ना कोई दुकान होगी, इसका कोई ना कोई नाम होगा। क्लियर है। तो हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इस केस की और हमारे वर्तमान केस की। साथियों, एक कार्रवाई जो है इनिशिएट होती है, अचानक से एक व्यक्ति जो है अपीयर होता है जो कहता है कि मैं एक कंपनी का ऑथोराइज पर्सन हूँ जिसका नाम है हुंडई कंपनी, और आप उस कंपनी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसको डुप्लीकेट बना रहे हैं और मार्केट में उसको सेल भी कर रहे हैं, और इससे कंपनी का जो है नुकसान हो रहा है जिसके लिए आप अधिकृत नहीं है। साथियों, जब ये रिपोर्ट जो है दी जाती है पुलिस को, तो पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ऐसी रिपोर्ट से पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करती है, जबकि ये प्रोसीडिंग्स जो है गलत हैं। पुलिस को सबसे पहले जो है इंक्वायरी होल्ड करनी पड़ेगी, संतुष्टि करनी पड़ेगी। वो संतुष्टि क्या है कि जो कार्रवाई कर रहा है क्या वास्तव में वो ऑथराइज पर्सन है। दूसरी बात है कि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कार्रवाइयाँ गैरकानूनी होगी, और ऐसे पुलिस वाले जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी आप सेक्शन 198 BNS में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ये मौके पर अगर आपको हैरेस कर रहे हैं, अवैध रूप से पैसों की याचना कर रहे हैं, तो आप एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 BNS, इसके अलावा एंटी करप्शन कानून के तहत भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पर चूंकि हम बोलते नहीं हैं, हम डरते हैं, अमूमन ये बात मैं आपसे कहूँगा कि आप कार्रवाई करो, आप बोलोगे हम करेंगे नहीं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा जो है यही उठा लेते हैं। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान में कि लोग या तो बिल्कुल होंगे वीर योद्धा, एग्जाम्पल के लिए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, या बिल्कुल होंगे डरपोक से, अरे भाई क्या करना, क्यों लड़ें, अरे पंगा लेंगे तो फंस जाएंगे। भाई देखो, अगर आपको अपना एक अस्तित्व चाहिए, आपको सर्वाइव करना है, तो आपको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पर लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है बेमतलब की लड़ें। लड़ने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई हमारी इलॉजिकल पॉइंट पर हो। हमारी लड़ाई हमेशा ही लॉजिकल पॉइंट पर होनी चाहिए, और हमारी कहीं भी हर एक बात लॉ से जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए। तो जो मैंने पहला आपको तर्क बताया वो यही है कि अमूमन यही होता है कि जो कंसर्न व्यक्ति होता है वो जाता है पुलिस के पास में, पुलिस मिनटों में आपके दर पर रहती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कितने केसों में ऐसा होता है कि पुलिस जो है फ्रिक्वेंटली मूव हुई। तो इसलिए आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का जो मूवमेंट रजिस्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस पूरे साल में या पिछले गए सालों में कितने ट्रैप हुए और उनका पैटर्न क्या था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पैटर्न एक जैसा है तो इसका मतलब इनकी अप्रोच जो है वो साइक्लोस्टाइल है। तो आपको एक एक चीज़ पर, एक एक पॉइंट पर जो है वॉच रखते हुए चलना है। साथियों, इनकी शॉप पर आ गई पुलिस,
प्रीमाइसेस को रेड कर लिया और ये कहा कि आपके शॉप पर जो है डुप्लीकेट पार्ट्स हैं और ये कंसर्न है विद हुंडई कंपनी। अल्टीमेटली आपने वॉलेशन किया है ट्रेडमार्क का भी और आपने कंपनी के साथ जो है चीटिंग करी है। इनके विरुद्ध जो है संपूर्ण कार्रवाई के पश्चात, संपूर्ण सीजर के पश्चात एक FIR जो है दर्ज होती है सेक्शन 101, 102, 103, 104, 105 ट्रेडमार्क एक्ट के तहत और इसके अलावा अन्य सेक्शन में जो है जोड़ दिए जाते हैं। साथियों, मामले में इनको जो है चार्जशीट भी किया जाता है और इनका कहना ये होता है कि भाई मैंने कोई अपराध नहीं करा है, आपकी सारी कार्रवाइयाँ जो है गैरकानूनी है, बट किसी पॉइंट को जो है पुलिस कंसिडर नहीं करती है। इवन जो कंसर्न SHO है वाइल फाइलिंग द चार्जशीट, उनकी ड्यूटी है टू एग्जामिन ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ वॉलेशन ऑफ लॉ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेसेसरी कंप्लाइंसेस है अधिकारियों के पार्ट में वो हुई या नहीं हुई है। बट अमूमन ये देखा रहता है कि SHO भी ऐसा करने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं और यूजुअली जो है वो चार्जशीट फाइल कर देते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ज्ञापन देना सीखिए। आप जब तक ज्ञापन नहीं देंगे, जब तक बात को नहीं कहेंगे, तब तक कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। इन्होंने भी जो है अपनी बात को कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सारे पॉइंट्स को रखा, इवन जो लीगल पोजीशन थी उसको भी हाईलाइट करा, पर कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। अल्टीमेटली इन्होंने कंसर्न FIR को और कंसर्न चार्जशीट को जो है चैलेंज कर दिया। क्योंकि साथियों, चैलेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी वकील के पास में गए और पिटिशन आपने ड्राफ्ट करा ली और चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने के लिए एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर आपका होमवर्क नहीं है, प्रॉपर स्टडी नहीं है, तो आप प्रॉपर चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। तो इनकी जो स्टडीज़ थी, जो प्रॉपर होमवर्क था, उसमें इन्होंने एक पॉइंट लिया। पॉइंट ये था कि सेक्शन 115 सब क्लॉज 4 ट्रेडमार्क एक्ट और इसके तहत जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है रूल नंबर 110 ट्रेडमार्क रूल्स, जो कि ये कहता है कि अगर इन्फ्रिंगमेंट है, सूचना मिल रही है, तो आपको सर्च एंड सीजर से पहले कंसर्न जो रजिस्ट्रार है उसका ओपिनियन जो है लेना होगा ऑन द इन्फ्रिंगमेंट। और ऐसे ओपिनियन के बाद ही आप अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोसीडिंग को विशिएट करता है और ये केस है नॉन कंप्लायंस का ऑन द पार्ट ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। दूसरी बात है कि जो भी व्यक्ति आपके सम्मुख आ रहा है वो व्यक्ति कौन है, उसका ऑथराइजेशन क्या है, क्या व्यक्ति वास्तव में ऑथराइज है या नहीं है, इसको प्रॉपर्ली आपको एग्जामिन करना है, जिसके लिए बेसिक टूल दिए गए हैं बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट, जिसका नाम है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ UP। जजमेंट है दिनांक 12/11/2013 का। पर बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि पुलिस ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को तवज्जो देने का कोई भी जो है कष्ट नहीं करती है। सिंपल वो प्रोसीडिंग करते हैं, हमें मुलजिम मान लेते हैं और अल्टीमेटली चार्जशीट करते हैं। इस तरह की पोजीशन को हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, कि पहले वो कन्फर्म हो गए, फिर बायस्ड हो गए और उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमको मुलजिम मांग के जो है चार्जशीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? इट मस्ट बी फेयर, इट मस्ट बी क्लियर कट एंड इट मस्ट नॉट बी इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ। क्योंकि जहाँ कंप्लाइंसेज है वहाँ आपको कंप्लाइंसेज तो करनी पड़ेगी। तो पहले कंप्लाइंसेज क्या है कि 115 सब क्लॉज 4 ट्रेडमार्क एक्ट एंड रूल नंबर 110 ट्रेडमार्क रूल्स के तहत जो है कंसर्न रजिस्ट्रार का ओपिनियन जो है ड्रॉ करना। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति कंप्लेंट दाखिल कर रहा है वो ऑथराइज है या नहीं है। यूजुअली आप जानिएगा, एक बात को नोट डाउन कीजिएगा कि जो कंप्लेंट दाखिल करते हैं वो होते हैं कंपनी के ब्याह पर काम करने वाले। अगर कंपनी है तो ये कंपनी होंगी रजिस्टर्ड विद MCA। MCA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो उस कंपनी का नाम जो है डालिएगा गूगल के ऊपर, तो उसका डाटा जो है हमको अपरेंटली मिल जाएगा और उसके बेसिस पर हमें जाना है MCA की साइट के ऊपर, वहाँ पर होता है मास्टर डाटा, तो उसका पूरा जेनेसिस जो है निकलेगा। इसके अलावा ये कंपनी करती क्या है, इससे कितने केसेस फाइल करे, कितने में सक्सेस हुई, कितने में हार गई, वो डाटा सारा निकलेगा। अगर ये कंपनी अमूमन इस तरह की हैबिट्स में है कि केस फाइल करती है, फिर राजीनामा कर लेती है, केस को विड्रॉ कर लेती है, तो इट मींस इट इज अ क्लियरिंग एग्जांपल कि आप भी टारगेट हो रहे हैं। क्लियर है? तो एक एक पॉइंट पे जो है हमको रिसर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति ऑथराइज होगा उसके लिए कंसर्न जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग करेंगे, एक रेजोल्यूशन जो है पास करेंगे और उस कंसर्न मीटिंग्स को ये कंसर्न जो MCA की साइट है वहाँ पर अपडेट भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन नहीं है, केवल एक MD ने एक अटॉर्नी लिख के दे दिया और वो अटॉर्नी में जो है जनरल अटॉर्नी है, तो उसका कोई भी बेसिस नहीं है। सबसे पहले बात कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि एक व्यक्ति को ऑथराइज किया जाए। दूसरी बात, मौके पर ऐसा क्या आर्टिकल उसने पाया जो कि गलत था या उस पर उसका विश्वास करने का कारण था कि आर्टिकल जो है गलत है। तीसरी बात, साइंटिफिक कंपैरिजन क्या है। चौथी बात, एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या है। पांचवी बात, रजिस्टर का ओपिनियन क्या है। जब तक ऐसा नहीं है तो जनरल वे में और मियर सरमाइजिंग कंजेक्टर सिर्फ कह देने मात्र से कार्रवाई करना अपने आप में गलत है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर व्यक्ति ऑथराइज नहीं है तो इस पॉइंट को भी जो है रेस कीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्राइवेट व्यक्ति जो है कई बार ऐसा भी होता है कि अपने हिसाब से आपकी प्रेमाइसिस बताता है, आपको धमकाता है,
और ये कहता है कि भाई कॉपरेट करो, अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो आप पर जो है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। इवन पुलिस भी जो है इसकी हाँ में भरती है और कहती है कबूल लो, कन्फेस कर लो, नेवर कन्फेस। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जो है बार्ड है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी का सेक्शन 202 कहता है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति जांच कर रहा है तो वहां पर मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए, और यही बात जो है 225BNSS में लिखी गई है। तो अगर कोई जांच हो रही है और जांच जो है बिना एफआईआर की हो रही है तो ऐसे सिनेरियो में वहां पर यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि ऐसी क्या स्थितियां आई कि आपको एफआईआर को छोड़कर मौके पर जो है प्रोसीड करना पड़ा। अगर ऐसा पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाती है तो ऐसी एफआईआर सेक्शन 162 सीआरपीसी के वॉल्यूशन में है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गणेश गोगोई बनाम स्टेट ऑफ असम निर्णय है 7/7/2009 का। ये एफआईआर जो है इलीगल है और प्रोसीडिंग भी जो है विशेड होती है। साथियों, इसके अलावा जो कंसर्न ऑफिशियल जांच कर रहा है, जो एंट्री कर रहा है प्रेमाइसिस में, ही मस्ट बी ऑथोराइज बाय लॉ। कानून ये कहता है कि अगर ट्रेडमार्क केस है तो यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर जो है ही मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डीवाईएसपी। और एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि इस केस में जांच जो करी थी वो करी थी इंस्पेक्टर ने। तो कानून ये कहता है कि अगर जांच जो है ऑथोराइज पर्सन ने नहीं करी है देन इट इज फैटल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे भी जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कि जो जांच कर रहा है उसका प्रॉपर ऑथोराइजेशन एंड डॉक्यूमेंट शोइंग दैट कि उसके पास प्रॉपर पावर थी उस दिन जांच करने के लिए, ऐसा दस्तावेज फाइल पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कार्रवाई जो है विशेड होगी। साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखिएगा कि ये व्यू जो है सपोर्ट करता है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन जजमेंट अनिल कुमार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। जजमेंट है 2012 वॉल्यूम 51 PTC पेज नंबर 159। इसमें 2 पॉइंट जो है डिस्कस किए गए। पहली बात है कि जो अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है इट मस्ट बी ऑथोराइज, और दूसरी बात है कि प्रायर ओपिनियन जो है आवश्यक है रजिस्ट्रार का। 115 ट्रेडमार्क एक्ट एंड नियम नंबर 110 ट्रेडमार्क रूल्स के हिसाब से अगर कंप्लायंसेस नहीं है तो प्रोसीडिंग्स जो है विशेड होंगी। तो कुल मिला के कोर्ट ने यहाँ पर प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन कर दिया। तो जब भी हम इस तरह के मैटर्स में जो है फंस रहे हैं कि अनावश्यक रूप से अथॉरिटीज़ भी आ रही जांच करने के लिए और जो कंसर्न्ड परिवादी है वो भी हमको हैरेस कर रहा है, तो वहाँ पर हमें घबराने का नहीं है। आप अगर व्यापार कर रहे हैं या आपकी फैक्ट्री है तो आप CCTV का एक्सेस जरूर रखिए। अक्सर हम गलतियां करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, ये गलतियां मत करो। अपनी प्रेमाइसिस में CCTV फुटेज का जो है व्यवस्था रखो और उसमें रिकॉर्डिंग व्यवस्था जो है रहनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी इस तरह के लोग जो है सामने आ जाएं आपका रिकॉर्डर जो है हमेशा ऑन रहना चाहिए। तीसरी बात है कि आप मौके पर अपने अधिवक्ता को बुला सकते हैं और उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है कानून के अंदर, जिसके लिए आप सेक्शन 39BNSS को रेफर भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अधिकार दिया गया। अगर अधिकार ही आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप ही मारे जाएंगे। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ये लोग जांच करने आ रहे हैं इनके पास ऑथराइजेशन क्या है, इनके पास क्या सर्च वारंट है या नहीं है, इनके पास पूरा स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसको देखने के बाद ही आगे बढ़िए। आप लोग क्या करते हैं, ये लोग आ रहते हैं, आप लोग घबरा रहते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि भाई साइड में चलो कुछ सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। ऐसा मत करो भाई। अगर सच्चे हो, सही काम कर रहे हो तो नियम कायदा कानून आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 नियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नियम कि पुलिस वाले अनावश्यक रूप से आपके प्रेमाइसिस में एंटर नहीं कर सकते। अगर वो आ रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, तो आपके पास सक्षम एविडेंस है CCTV फुटेज के माध्यम से। आप उस कंडीशन में SP या कंसर्न IG के पास या कंसर्न DG के पास जाके जो है आवेदन कीजिए। इसके अलावा इस मैटर को रिपोर्ट कीजिए कंसर्न मजिस्ट्रेट को। यह आपका अधिकार है एज पर गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका साइटेशन है 2016 SCC पेज नंबर 277। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये पुलिस वाले पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इनको आप लीगल नोटिस दीजिए। मैं जानता हूं कि दिल में घबराहट हो रही होगी कि फंस जाएंगे, ये लोग फंसा देंगे, धाराएं बढ़ा देंगे। अगर आप जागरूक हैं तो इन्हें जो है नियम कायदे कानून इतने नहीं पता है जितना आपको वहम है। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि पुलिस वाले जो है चालान काट रहे हैं और उनसे वकील क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि भाई ये नियम बताइए, आप खुद भी जो है वायलेशंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर चुप हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि कॉपीराइट के मामलों में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है अप टू 7 ईयर। जब पनिशमेंट अप टू 7 ईयर तो वहाँ गिरफ्तार आप नहीं हो सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 41A CRPC का कंप्लाइंस करना पड़ेगा इनको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वर्तमान में हो गया है, धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। कंप्लाइंसेस नहीं कर रहे हैं तो यही फॉल्ट पड़ेंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अर्नेज बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें यह स्पष्ट है कि ये प्रोटोकॉल जो है इंपेरेटिव है। समय समय पर गाइडलाइंस भी आई है सुप्रीम कोर्ट से एंड वेरियस हाई कोर्ट से, और इस प्रोटोकॉल को जो है इंपॉर्टेंट बताया गया है। साथियों, जब भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, अगर आप मौके पर नहीं भी हैं, देयर इज नो नीड टू वरी, आपका ऑथोराइज पर्सन जो है मौके पर जा सकता है। पर मौके पर कोई स्पष्टीकरण देने से पहले ये देख लें कि एविडेंसेस क्या है। अगर एविडेंसेस नहीं है तो अपना कोई भी स्पेसिफिकेशन ना दें। जो भी स्पष्टीकरण देना है वो राइटिंग में देंगे। इनको कह दीजिए कि आपको जो पूछताछ करनी है आप पूछिए, पर सेक्शन 94 BNSS में हमें नोटिस दीजिए। हम थाने आएंगे,
हम कॉपरेट करेंगे, आपके हर एक प्रश्न का जो है उत्तर देंगे, बट लिखित में। हम मौखिक कुछ भी नहीं कहना चाहते। अगर आप मौखिक बयान देंगे, ये बयान शॉर्ट लिखते हैं, ये अपने हिसाब से लिखेंगे, नुकसान जो है आपका होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब एफआईआर कट गई है तो वहाँ पर हैरेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। एफआईआर कट भी गई है तो वहाँ पर हमारे पास लीगल टूल है बचने के। पहला टूल है क्वेश्चनिंग और सेकंड टूल है एंटिसिपेटरी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन टूल को एक्सरसाइज करने से पहले आप विश्वास रखिए कि हमें ज्ञापन देना है। अगर हम ज्ञापन दे रहे हैं, हमारा स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ पर राहत मिलती है। और कई लोग जो है जाते हैं एसपी के पास, कई लोग जाते हैं आईजी के पास में कि हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कीजिए, हमारे ये जांच के बिंदु है, इस पर जो है जांच कराइए। तो वहाँ पर यूजुअली ऑर्डर होते भी हैं और अमूमन ऐसा देखा गया है, कई जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जहाँ पर गाइडलाइंस है इवन आईजी को भी कि जब भी इस तरह का आवेदन आए आप उसको एग्जामिन कीजिए और डायरेक्शन दीजिए फिर इन्वेस्टिगेशन के। इन्वेस्टिगेशन दोनों का अधिकार है, चाहे परिवादी हो चाहे आरोपी हो, तो इसमें चूक मत कीजिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि भरोसा किसी पर नहीं करना है। जब भी कोई केस है, डॉक्यूमेंट जो तैयार हो रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। अगर फैक्ट्स में गलती कर दोगे तो मारे जाओगे। उसके बाद लॉ की पोजीशन क्या है वो प्रॉपर चेक कर लीजिए, और इसके अलावा आपकी रेमेडीज क्या है वो प्रॉपर आप चेक कर लीजिए। और जो लोग वो धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन कंसर्न परिवादियों के विरुद्ध भी धारा 308 BNS में तुरंत मुकदमा कीजिए, डिफेमेशन का मुकदमा कीजिए, और ये शो कीजिए कि भाई इन प्रोसीडिंग से आप कैसे हैरेस हो रहे हैं, इन प्रोसीडिंग से कैसे आप जो है परेशान हो रहे हैं, और किस तरह से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इस तरह के लोग अगर आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पैसों की याचनाएं कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सटॉर्शन का मुकदमा भी कायम होगा। 308 BNS में हम जो है वहाँ पर रिलाई कर सकते हैं। तो साथियों, जो प्रोटोकॉल है, कानून है, तो हम घबराएं क्यों। और आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछना आपका अधिकार है। अगर आप प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, घबराएंगे, तो वहाँ मारे जाएंगे। आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं तो आप मौके पर अपने वकील को बुलाइए, वो प्रश्न पूछेगा। पर ध्यान रखिएगा कि जो एडवोकेट मौके पर आ रहा है, ही मस्ट बी वेल कॉन्वर्जेंट विद द प्रोसीजर एंड विद द लीगल पोजीशन। ये ना हो कि दिख गए पुलिस वाले तो उनके हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा वकील नहीं चाहिए हमें वकील चाहिए मजबूत और पैरवी करने वाला। तो इसलिए आप अलर्ट रहें, आप एडवोकेट जो है एडवांस में ढूंढ के रखें। संकट कभी भी आ सकता है, ये ना हो जाए कि कार्रवाई करने वाले आ गए और आप वकील ढूंढते रह गए। तो आपके संज्ञान में हर एक फैक्ट जो है आराम से ही रहना चाहिए। क्लियर है, करना क्या है, करना कैसे है, और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और डॉक्यूमेंट जो आप इनको देंगे, इट मस्ट बी प्रॉपर एज पर नॉर्म्स ऑफ लॉ एंड इट मस्ट बी करेक्ट इन फैक्चुअल टर्म। हल्की सी गलती नुकसान हमारा कर सकती है, तो इसलिए गलतियां कम से कम करनी है हमारे को, और अमूमन करनी नहीं है, गलती हम करें क्यों। बट मोटा मोटा ये ध्यान रखना है हमारे को कि जो भी हम बात कह रहे हैं, जो हम बात को कन्वे कर रहे हैं, इट मस्ट नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी, इट मस्ट नॉट बी कन्फ्लिक्टिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे सबमिशंस हैं वो सपोर्टेड हो बाय जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कोई बात वेग एंड पे ना हो, कोई बात हवाई ना हो, बस इतनी सी बात ध्यान रख लोगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी है। संकट कभी भी किसी पर भी आ सकता है, पर अगर अलर्ट हैं, तैयार हैं, तो संकट आएगा नहीं, और आ भी गया तो टल जाएगा। क्लियर है बात ये। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।